जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया तो अपोजिशन के पास ज़्यादा मुद्दे नहीं होते। उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, उन्होंने उठाया कि किस तरह से आप संचार साथी को ला करके फिर टेलीफोन को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उसके बाद एक ऐसा मुद्दा उनके हाथ में आ गया कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में 90 रुपये हो गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और 90 रुपये जैसे हुई तो अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मेम्स बनाए गए हैं, चार्ट बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण पहले 2014 इलेक्शन से पहले दिए थे उनको रीलोड किया गया है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। इतना कंपटीशन चल रहा है, सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे कि प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े हुए सारे उस ज़माने के रामदेव जी हैं, श्री रविशंकर जी हैं, या ऐसे जो लोग जो उनका समर्थन करते थे कि रुपए 40 रुपये पे आ जाएगा अगर सरकार बदलेगी, उन सब की पुरानी क्लिप्स निकाल करके लोड किए जा रहे हैं। इसलिए कि उनको लगता है उनके हाथ में क्या था, ऐसा साधन आ गया है जिससे वो प्रधानमंत्री की साख के ऊपर आक्रमण कर सकें। वो ये भूल जाते हैं कि 8% पे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम हो रहा है, हमारे यहाँ काफ़ी तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, परंतु वो चले जाते हैं 2015 में। नमस्कार, मैं हूँ प्रभु चावला की प्रभुवाणी में आपका स्वागत है। जनवरी 215 में जब देश नई आशाओं के साथ आगे देख रहा था तब अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 62 से 64 रुपये के बीच थी। यह वह समय था जब लोग विश्वास कर रहे थे कि आर्थिक सुधारों, निवेश के माहौल और संतुलित नीतियों के कारण भारत का रुपया स्थिर और मजबूत होगा। लेकिन आज 10 साल बाद स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। अब एक अमेरिकी डॉलर बाजार में 90 रुपये के आसपास या कई दिनों से उससे ऊपर बिकता है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या करामात थी? ये केवल एक सिंबॉलिक संख्या नहीं है बल्कि उस यात्रा का बयान है जिसमें भारत की मुद्रा ने एक दशक में तेजी से मूल्य खोया है। ये गिरावट इतनी तीव्र है कि वह सिर्फ आर्थिक मसला नहीं बल्कि राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का मुख्य विषय बन चुकी है। विपक्ष क्या कह पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री विपक्ष क्या कह रहा है? ये सरकार की आर्थिक नीति की वास्तविक परख है। कांग्रेस ने कुछ वर्षों में उनके पुराने भाषण और वीडियो दोबारा सामने रखे हैं। राजनीति हावी हो गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले रुपए की गिरावट को उस समय यूपीए की सरकार को नाकामी घोषित करते हुए कठोर शब्दों में आलोचना की थी। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आज जब रुपया पहले की तुलना में कहीं अधिक टूटा है तो स्वाभाविक है ऐसे बयान फिर से चर्चा में आएंगे और ऑपोजिशन का प्रयोग करेंगे। राहुल गांधी और अन्य विपक्ष नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि उस समय रुपए की कमजोरी को आर्थिक व्यवस्था कहा गया तो आज की स्थिति के लिए सरकार किसे जिम्मेवार मानती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रसिद्ध चेहरे जिन्हें फिल्म अभिनेता, सामाजिक हस्तियाँ शामिल हैं, जो रुपए में मामूली गिरावट पर सरकारों को कटघरे में खड़ा करते थे, अब इस बड़े परिवर्तन पर चुप क्यों हैं? विपक्ष का ये आरोप भी है कि इस चुप्पी में राजनीतिक सुविधा छुपी हुई है। दूसरी ओर सरकार, उसके समर्थक और सियासियों का पक्ष कुछ अलग है। उनका कहना है रुपए का थोड़ा कमज़ोर होना स्वाभाविक है क्योंकि वैश्विक बाजार में डॉलर मजबूत हुआ है और ये प्रक्रिया कई देशों में दिख रही है। वे ये तर्क भी देते हैं कि हल्का कमज़ोर रुपया निर्यात के लिए अच्छा रहता है क्योंकि इससे भारतीय सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाता है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने ये बयान भी दिया कि रुपए की गिरावट को घबराने की वजह के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इससे वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक उतार चढ़ाव के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। और सरकार का क्या कहना है? उनका कहना है भारत आज भी दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लॉन्ग टर्म में मुद्रा स्थिर हो जाएगी, इसका भाव नहीं गिरेगा।
परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ये तर्क वास्तविक स्थिति को पूरी तरह समझा देता है या केवल पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाने की रखने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। जब हम इस मुद्दे को आर्थिक आधार पर देखते हैं तो व्यापार घाटा अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का वार्षिक व्यापार घाटा 200 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है और कई अनुमानों से यह तो 240 अरब डॉलर के दायरे तक दिखता है। इसका अर्थ यह है कि भारत जितना निर्यात करता है उससे कहीं अधिक मूल्य का सामान आयात करता है, और जब रुपए कमज़ोर होगा तो उसकी आयातित वैल्यू अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका सीधा प्रभाव विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ सकता है और रिजर्व बैंक के समय से पर बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है, डॉलर खरीदने पड़ते हैं। ये स्थिति बताती है कि रुपए की कमजोरी केवल अंतर्राष्ट्रीय कारणों से नहीं बल्कि घरेलू संरचनात्मक चुनौतियों से भी जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य तुलना, ये तुलना स्पष्ट करती है दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए की स्थिति कैसी बदली है पिछले 10 सालों में। जनवरी 2015 में एक अमेरिकी डॉलर के बदले में लगभग 1.34 सिंगापुर डॉलर मिलते हैं। आज लगभग 1.30 सिंगापुर डॉलर मिलते हैं, यानी 10 वर्ष में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ। जापानी मुद्रा के संदर्भ में 2015 की शुरुआत में एक डॉलर लगभग 116 येन के बराबर था, जबकि उसी डॉलर की कीमत 156 येन के बराबर है। गिरावट तो है, परिस्थितियाँ भी है। यूरो 2015 में 0.89 यूरो प्रति डॉलर था, जो आज करीब 0.86 यूरो पर है, लगभग स्टेबल। ब्रिटिश पाउंड तब लगभग 0.66 यानी कि 0.66 पाउंड के प्रति डॉलर था, आज लगभग 0.76 पाउंड के बराबर है। तो सभी को साथ रखकर देखें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, दुनिया की प्रमुख मुद्राओं में 10 वर्षों के दौरान बदलाव तो हुआ है, लेकिन इतना अवमूल्यन, इतनी गिरावट रुपए में जितनी आई है नहीं हुआ। रुपए 2015 के मुकाबले में लगभग 40% खोया है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। इसका असर सबसे ज़्यादा उस नागरिक पर पड़ता है जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बाजार पर निर्भर है। भारत अपनी एनर्जी आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में तेल और गैस महंगे हो जाने पर मजबूर मतलब पेट्रोल, डीजल और रसोई की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। मेडिकल उपकरण और दवाइयों में उपयोग जाने वाली कई रसायन बाहर से आते हैं, इसी दवाइयों पर भी असर पड़ सकता है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्रों में तो भारत लगभग पूरी तरह से ग्लोबल सप्लाई पर निर्भर है। जब आयात महंगा होता है तो महंगाई सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ती है, उसकी खरीद शक्ति कमज़ोर होती है। महंगाई का दबाव उद्योगों पर भी पड़ता है, उत्पादन महंगा होता है, निर्यात का लाभ सीमित हो जाता है और रोजगार के अवसर पर प्रभावित होते हैं। यदि ये कहा जाए कि रुपये की कमज़ोरी निर्यात को बढ़ावा देती है, ये आधा सच है। निर्यात तभी बढ़ता है जब उत्पादन लागत नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे, ऊर्जा सस्ती हो, लॉजिस्टिक्स बेहतर हो और वर्ल्ड की मांग मजबूत हो। यदि रुपये की कमज़ोरी से उत्पादन महंगा हो गया तो निर्यात का स्वाभाविक लाभ खत्म हो जाता है। यही वजह है कि रुपये की गिरावट को केवल निर्यात के हित में कहकर समझा नहीं जा सकता। इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव हैं जिन्हें गहराई से देखने की ज़रूरत है। सवाल ये भी है कि क्या स्थिति को केवल वर्ल्ड परिस्थिति, इन्वायरमेंट के कहकर टाला जा सकता है? दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना से स्पष्ट है कि भारत में मुद्रा दबाव असमान रूप से अधिक रहा है, अननेचुरल लग रहा है। ये भारत की आयात निर्भरता, आर्थिक चुनौतियों, घरेलू उत्पादन शक्तियों में कमी और दीर्घकालीन स्थित नीति स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यदि भारत को वास्तव में स्थिर मुद्रा और मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना है तो केवल बाहरी कारणों को दोष देने के बजाय घरेलू सुधारों पर ध्यान देगा होगा, चाहे वो निवेश क्षेत्र हो, सप्लाई श्रृंखला हो, निर्यात विविधीकरण हो या कृषि और उद्योग की तकनीकी समर्थन। राजनीति और अर्थशास्त्र इस विषय पर एक साथ मौजूद हैं। विपक्ष के पास सवाल राजनीतिक हैं, लेकिन उनमें आर्थिक व्यवस्थाएं भी छिपी हुई हैं। सरकार का बचाव सकारात्मक है, लेकिन उसमें से कुछ कंपटीशन भी है, कॉम्प्लिकेशन भी हैं जिनको सरल करने की कोशिश दिखाई देती है। और जनता जिसकी सच्चाई, जिसकी कमाई, जिसकी दवाई,
जिसकी रसोई, जिसकी यात्रा, जिसकी पढ़ाई इस परिवर्तन से प्रभावित होती है, उसे इन दोनों के बीच छिपे सच को समझना होगा। रुपए की गिरावट केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस जीवन की कहानी है जिसे हर भारतीय रोज जीता है। अंततः यही महत्वपूर्ण है कि हम इस चुनावी को केवल राजनीतिक बहस न बन दें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीएमके के नेता सरकार के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं क्योंकि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण ही है, परंतु रुपए को मजबूत बनाना किसी एक सरकार की जिम्मेवारी भी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता कमिटमेंट होनी चाहिए। यदि ये कमिटमेंट स्पष्ट नहीं होगी तो आने वाले वर्षों में हमारी आर्थिक यात्रा कठिन हो सकती है। लेकिन यदि हम अपने ढांचों को सुधारें, आयात पर निर्भरता घटाएं, कंपटीशन उद्योग बनाने और अनुशासन बनाए रखने में सक्षम होते हैं तो रुपए की कहानी फिर से नई दिशा पा सकती है। तो आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। कीमतें तो ऊपर नीचे जाती रहेंगी, फिर भी हम आएंगे, मिलेंगे और बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मेरी एक और प्रार्थना कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसको टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी बुरी और विषयों का भी समय मेरे को सुझाव दीजिए कि किसके ऊपर आप नई प्रभुवाणी सुनना चाहेंगे। मैं उसके ऊपर भी गौर करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिस विषय को आप उठाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के लिए प्रभुवाणी करता हूं, तो दर्शक चाहेंगे उनकी भाषा में, उनके विचार में रखने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।